आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा जब से सामने आया है, बहुत से देशों की और बहुत से देशों के प्रमुखों की बेचैनी बढ़ गई है और इसमें मुस्लिम कंट्रीज का जिक्र सबसे ज्यादा है। ऐसे में ट्रंप का प्लान अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आया, लेकिन मुस्लिम देशों में खलबली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खबर यह है कि ट्रंप की राष्ट्रपति शपथ से पहले ही मुस्लिम देशों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। मुस्लिम देशों ने इजरायल और ट्रंप के खिलाफ हुंकार भर दी है। मुस्लिम देशों ने इजरायल और यूएस के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले बांग्लादेश में हड़कंप की स्थिति आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से ईरान में भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि ईरान ने यह इच्छा जाहिर की है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते बेहतर रहे। दहशत के इस माहौल के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पाकिस्तान भी खौफ में आ गया है। इजरायल गाजा लेबनान में सैन्य आक्रमण को रोके, ऐसा सऊदी की तरफ से कहा गया है। यानी कि एक तरफ तो मुस्लिम देश और मुस्लिम देशों के राष्ट्र प्रमुख एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने प्लान पर काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने की खबर के बाद ही बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में इजरायल गाजा और लेबनान में सैन्य आक्रमण को रोके, ये सऊदी की तरफ से साफ किया गया। पिछले ही दिनों जिस तरीके से सऊदी के प्रिंस ने भी ये कहा था कि आक्रमण रुकने चाहिए, ये युद्ध की स्थिति अभी रुके, जिस तरीके से लोगों का नरसंहार हो रहा है उस पर रोकथाम होनी चाहिए। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का प्लान तैयार और डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफ तो शपथ ग्रहण की तैयारियां या वो जो माहौल है ट्रंप सरकार बनने का, वो अभी से सुगबुगाहट में है। किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या होगा उनका प्लान, कौन से वो वादे होंगे जिन पर सबसे पहले अमल करना है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे देश हैं जहां खलबली सबसे ज्यादा है, जिसमें कनाडा का नाम भी सामने आता है, जिसमें बांग्लादेश का नाम सामने आता है, पाकिस्तान का नाम सामने आता है, ईरान और लेबनान का जिक्र भी इसी लिस्ट में किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में जीते हैं और ये अच्छे खासे नंबर्स के साथ जीते हैं, उसमें चर्चा होने लगी है उनके पहले कार्यकाल की भी। पहला कार्यकाल जब ट्रंप पहली बार 2016 में राष्ट्रपति बने, मुस्लिम देशों को लेकर ट्रंप की नीतियां जग जाहिर हैं और इसीलिए आज मुस्लिम देशों में बेचैनी बढ़ गई है। साल 2017 में ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों पर बैन लगाया। इराक, सीरिया, ईरान, लीबिया, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था। सोमालिया, सूडान और यमन पर भी बैन लगाया था। सीरियाई शरणार्थियों के आने पर पाबंदी लगा दी थी। दूसरे कार्यकाल में भी मुस्लिम जो है वो अलग थलग महसूस कर रहे हैं। मुसलमान देश अभी से बेचैन है। फिलिस्तीनियों की वकालत करने वालों पर भी शिकंजा कसेगा, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अब तक रही हैं वो जग जाहिर है, उनके बारे में हर कोई जानता है। और ऐसे में इस सिचुएशन के बीच में ईरान ने ये इच्छा एक तरीके से जताई है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते अच्छे रहे। अब ऐसे में क्या ईरान पर फिर से शिकंजा कसने वाले हैं ट्रंप, ये सवाल बना हुआ है। ऐसे में बाइडेन का कार्यकाल किस तरीके से रहा या फिर इसमें क्या कुछ किया गया, ये भी चर्चाओं में है। बाइडेन का कार्यकाल जब यहाँ पर 18,96,823 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात हुआ। ट्रंप का कार्यकाल जब महज 10 लाख बैरल प्रतिदिन से भी कम तेल का निर्यात हुआ, जिसमें सीधे सीधे जो नुकसान है वो ईरान का है, या फिर ये कहिए कि बड़ा झटका भी है। ऐसे में ईरान अभी से बेचैन हो गया है। ट्रंप क्यों है ईरान के दुश्मन, ये भी जान लीजिए। पहली वजह यह है कि कासिम सुलेमानी को मरवाया, दूसरी ये वजह है कि गोलान हाइट्स को मान्यता दी गई, तीसरी वजह है ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए और चौथी वजह इसमें है जेरूशलम में एम्बेसी खोली, पांचवी वजह ईरान एटम बम पर शिकंजा। ऐसे में तमाम ये जो शिकंजा है यानी कि प्रतिबंध है, ये बेचैनी को बढ़ा रहे हैं, जिसमें ईरान की बेचैनी भी बढ़ गई है। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव श्रीवास्तव भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, जो हालात अभी मुस्लिम कंट्रीज में बने हुए हैं या फिर ये कहिए जो बेचैनी बढ़ गई है, अभी पिछले ही दिनों सऊदी की तरफ से प्रिंस ने कहा था कि ये जो हमले गाजा और लेबनान में हो रहे हैं ये रुकने चाहिए। अब मुस्लिम देशों की एकजुटता दिखाने और बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन ट्रंप की नीतियां जो किसी से छिपी नहीं है, ट्रंप जो चाहे वो करेंगे। आपको लग रहा है कि इन सब प्रेशर का कोई फर्क पड़ने वाला है ट्रंप की नीतियों पर? देखिए रचना जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ट्रंप जहां तक आतंकवाद का विषय है उसके ऊपर सख्त रुख अपनाएंगे।
और अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने अबू बकर अल बगदादी जैसे एक आईएसआईएस के जो सरगना को एक स्पेशल ऑपरेशन में मार गिराया था। जो अबू बकर अल बगदादी के द्वारा रक्का और मोसुल में जो आईएसआईएस की जो फिजिकल टेरिटरी स्थापित की गई थी उसको उन्होंने पूरी तरह से समाप्त किया था। और जाहिर है कि आतंकवाद के विरुद्ध उनका जो रुख है वो लगातार सख्त रहा है। और अब जब उनको दूसरा कार्यकाल मिला है तो ऐसे में उनका जो आतंकवाद के विरुद्ध जो अभियान है वो फिर से आगे बढ़ेगा और इजराइल को अपना पूरा समर्थन देंगे, जो कि आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। विश्व में जहां कहीं भी आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाइयां चल रही हैं उसमें राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन होगा। बांग्लादेश के संदर्भ में भी उनका जो बयान आया था यहाँ पर उल्लेखनीय है। और लेकिन जहां तक मुस्लिम वर्ल्ड के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप के अप्रोच का प्रश्न होगा तो जाहिर है कि वो ईरान, जो कि आतंकवाद का एक समर्थक राष्ट्र है, उसके खिलाफ वो सख्त नीतियां अपनाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं अवश्य इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि ये राष्ट्रपति ट्रंप ही थे जिन्होंने 2020 में अब्राहम एकॉर्ड्स को लेकर के आए थे। और अब्राहम एकॉर्ड्स सभ्यताओं के बीच में संवाद की बात करता है। अब्राहम एकॉर्ड्स में ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में एक संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई। और इसी का परिणाम ये था रचना जी कि आप देखिए तो इजराइल की जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया, प्रोसेस, बातचीत की प्रक्रिया, जिसे कि रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस कहा गया, जिसे कि पीस प्रोसेस कहा गया, वो शुरू हुआ। और इजराइल के अरब राष्ट्रों के साथ जो सुन्नी अरब राष्ट्र थे उनके साथ संबंध लगातार बेहतर होते जा रहे थे। यूएई ने, बहरीन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर लिया था, सऊदी अरबिया भी रिकॉग्नाइज करने जा रहा था। और ये जो अब्राहम एकॉर्ड्स की प्रक्रिया 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी, उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आगे बढ़ाया। तो मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप जहां तक आतंकवाद और के संबंध में जिनका रुख बहुत सख्त रहेगा, ईरान के प्रति रुख सख्त रहेगा, लेकिन वो इस बात की कोशिश अवश्य करेंगे कि जो अब्राहम एकॉर्ड्स की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएं और उस प्रक्रिया में वो डायलॉग को और डिप्लोमेसी को जरूर महत्ता देंगे। और जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो अप्रोच होता है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी शांति जो स्थापित वो करेंगे वो शक्ति के साथ करेंगे, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ करेंगे। वो सिर्फ अपनी डिप्लोमेसी और डायलॉग के ऊपर ही नहीं बल्कि जहां आवश्यकता हुई वहां पर ताकत भी दिखाएंगे। और जिन भी राष्ट्रों को, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को ताकत से डील करने की आवश्यकता है, जैसे कि मैंने कहा ईरान और ईरानियन प्रॉक्सीज, उसके साथ वो शक्ति के साथ भी डील करेंगे। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान वो ईरान न्यूक्लियर डील से भी बाहर आ गए थे, क्योंकि ईरान को लेकर के आश्वस्त नहीं थे कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। और ईरान के रीजनल एम्बिशंस भी बहुत बड़े हैं, तो ईरान के ऊपर उनका रुख निसंदेह एक सख्त होगा। लेकिन वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के आधार पर भी आगे बढ़ेंगे, अब्राहम एकॉर्ड्स की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अलग-अलग स्थितियों को अगर देखें तो भारत तटस्थ भूमिका निभाता है और जहां रिश्ते बेहतर होते हैं वहां रिश्ता बेहतर भी दिखता है, लेकिन जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत भी रखता है। कर्नल सोढी, जो ये युद्ध की अलग-अलग देशों के बीच में स्थिति बनी हुई है, ऐसे में ट्रंप का जीतना अब मुस्लिम देशों की बेचैनी तो जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर ईरान पहले से ये इच्छा जाहिर करे कि भाई हमें तो अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते रखने हैं और ये कोशिश एक तरीके से सामने लाई जाए, तो इसे कैसे देखें? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैलेस के साथ हूं। डोनाल्ड ट्रंप जो ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीते, उनका एक मेन मुद्दा जीतने का था कि उन्होंने कहा कि अमेरिका को वो किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेने देंगे, क्योंकि काफी अमेरिका का पैसा बर्बाद हो चुका है दुनिया के कई युद्ध में हिस्सा लेने से। अब डोनाल्ड ट्रंप जब अगले से अगले महीने राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को दुनिया के किसी भी युद्ध में नहीं डालेंगे। और मिडिल ईस्ट में जो ये लड़ाइयां हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो प्राथमिकता होगी वो होगी रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में जो इजराइल के युद्ध हैं उनको खत्म करना। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने फिर अमेरिका को पहले की तरह इन युद्धों में इन्वॉल्व कर दिया तो जो अमेरिकी नागरिकों का जो विश्वास है रिपब्लिकन पार्टी पे वो पूरी तरह टूट जाएगा। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है वो एक शांति के मुद्दे पे हुई है। तो रचना दी, जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को मिडिल ईस्ट के कोई भी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि मिडिल ईस्ट में भी शांति आए। अब आपने बताया कि ट्रंप की ये कोशिश रहेगी कि शांति आए। ट्रंप के जीतने के बाद अलग अलग सुगबुगाहट तेजी से सामने आ ही रही हैं। इन सभी के बीच में एक और बड़ा अपडेट है जो ईरान से सामने आ रहा है, क्योंकि खामेनेई
नाराज भी नजर आए जिस तरीके की सिचुएशन बनी रही युद्ध की स्थिति में, और साथ ही साथ अमेरिका की तरफ इस कोशिश में भी देखा गया कि ट्रंप के जीतने के बाद में शायद ईरान के फेवर में चीजें जाएं। और इन सभी के बीच में एक बड़ा अपडेट भी ईरान से है। ईरान के अगले सुप्रीम लीडर को लेकर जानकारी है। मुज्तबा होंगे ईरान के अगले सुप्रीम लीडर। अली खामेनेई के बेटे हैं मुज्तबा, और अब ऐसे में उन्हें गद्दी सौंपने की खबर मिल रही है। खामेनेई ने बीमारी की वजह से अपना पद छोड़ दिया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ दिन से लगातार खबरें सामने आ रही थी। हालांकि ईरान ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उधर हमास चीफ हानिया का मारा जाना, इधर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का मारा जाना, ऐसे में खामेनेई आक्रामक बने रहने का दिखावा कर तो रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिन से उनकी सेहत ठीक नहीं थी। ऐसे में कौन है खामेनेई के बेटे मुज्तबा, ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पर मशहद में 8 सितंबर 1969 को जन्म हुआ। बड़े शिया धर्मगुरु हैं। अब साथ ही साथ मुज्तबा खामेनेई स्नातक के बाद धर्मशास्त्र का अध्ययन भी उन्होंने किया है। पिता की तरह ही इस्लामिक मामलों के जानकार कहे जाते हैं। पहली बार 2009 में दुनिया की नजरों में आए। 2009 में जब अहमदी निजाद की जीत में खास भूमिका उनकी रही। 1987 से 1988 तक ईरान इराक जंग में हिस्सा भी लिया। ईरानी सरकार में कभी भी कोई पद नहीं लिया। ईरानी खुफिया सरकारी एजेंसियों में अच्छी पकड़ उनकी है। रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद मुज्तबा का कद बढ़ा, और अब ऐसे में खामेनेई के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के बाद में माना ही जा रहा है कि उनके बेटे को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। कौन चुनता है ईरान का सुप्रीम लीडर, ये भी जान लीजिए। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स इसका चयन करती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में 86 सदस्य होते हैं। असेंबली में 2/3 वोट हासिल करना जरूरी होता है आपको ये पद पाने के लिए। चुनाव में गार्जियन काउंसिल की भी बड़ी भूमिका रहती है। गार्जियन काउंसिल ईरानी गवर्नमेंट बॉडी है। खामेनेई ने अपने भरोसेमंदों को काउंसिल में शामिल किया है, और ऐसे में अपने बेटे पर भरोसा वो बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं या जता सकते हैं। अब इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता की शक्ति होती क्या है, जो कि खामेनेई की रही है, और अब उनके बेटे की बारी है। व्यापक शक्ति और अधिकार रखना। खुमैनी ईरान के पहले सर्वोच्च नेता कहलाते हैं। सर्वोच्च नेता के पास में अंतिम शक्ति होती है। सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ कहलाते हैं। सैन्य शाखाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। न्यायपालिका के प्रमुख की भी ये नियुक्ति इन्हीं के जरिए होती है। खुफिया और सुरक्षा अभियानों को नियंत्रित करते हैं। युद्ध या फिर शांति की घोषणा करने की शक्ति भी इनके पास है। देश की नीतियों को तय करने का अधिकार, बाहरी दुनिया से निपटने का भी अधिकार इनके पास होता है। अधिकारों के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी संजीव जी रहेगी। खामेनेई ने जो फर्ज निभाया, क्या उनके बेटे उस तरीके से फुलफिल कर पाएंगे? देखिए, अभी ये पूरी जो कवायद है गुप्त रखी गई है, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन अयातुल्लाह खामेनेई अपने खराब स्वास्थ्य के वजहों से इस ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने मुज्तबा हुसैनी खामेनेई, जो कि अयातुल्लाह खामेनेई के दूसरे बेटे हैं, उनको उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए चुना है। और इसके लिए उन्होंने स्वयं से ही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक बुलाई, और इस बैठक में जैसे कि रिपोर्ट्स हैं कि सर्वसम्मति से मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है बेहद गुप्त रखी गई है, और इस बात की जो संभावना हो सकती है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के कहीं न कहीं कोई असंतोष ना हो जाए, किसी तरीके से मुज्तबा खामेनेई के ऊपर कोई खतरा ना आ जाए। तो इस तरीके की सारी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को भी जो है गुप्त रखा गया है। लेकिन अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो जाहिर है कि एक नेक्स्ट जनरेशन की जो लीडरशिप है वो ईरान में सामने आएगी। और मुज्तबा खामेनेई 55 वर्ष की आयु के हैं, और वो ईरान युद्ध में भी वो उन्होंने अपना जो भी ईरान की तरफ से योगदान था उन्होंने दिया। उसके साथ साथ ईरान के जो घरेलू मामलों पर भी उनकी गहरी पकड़ रही है। खासकर 2009 में वहाँ पर जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हुए थे उसको क्वेल करने में, उसको दबाने में उन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। वो एक इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही गहरे तरीके से पार्ट रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि वहाँ की जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज पे उनकी गहरी पकड़ है, और वो जाहिर है कि अब वो सुप्रीम लीडर जब बनेंगे और वो एक लेगेसी जो अयातुल्लाह खामेनेई की है उसको ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जाहिर है कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर का जो ओहदा होता है, जो पद होता है, वो सर्वोच्च होता है। उससे बड़ा ईरान में कुछ है नहीं। और जाहिर है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुज्तबा खामेनेई के ऊपर होगी। लेकिन इतना मैं कहने के बाद अवश्य ये कहूँगा कि ईरान वर्तमान समय में बड़े ही गंभीर
चैलेंजेस से जूझ रहा है। तो उन्होंने ये जो ताज वो पहनने जा रहे हैं, ये एक तरीके का कांटों का ताज निसंदेह है और ईरान के ऊपर भारी खतरे वर्तमान समय में है। और अब तो राष्ट्रपति ट्रंप जब व्हाइट हाउस में आने जा रहे हैं तो ईरान के प्रति उनकी नीतियां बहुत सख्त होंगी और ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और दूसरी तरफ इजराइल में जो बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में लगातार एक बहुत ही सख्त पोस्चर ईरान के प्रति रखता है, उसको उन्हें डील करना होगा। और जाहिर है कि ईरान के ऊपर जो जैसी घरेलू और वैदेशिक चुनौतियां हैं, उन सारी चुनौतियों को उन्हें डील करना होगा। तो ये पूरा जो उनका जो आने वाली जिम्मेदारी है वो आसान नहीं होने जा रही है। एक बहुत बड़ी सर्वोच्च जिम्मेदारी है ईरान की, लेकिन अब देखना होगा कि मुस्तफा खोमनी उसको किस तरीके से निभाते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं देखता हूं कि जो अयतुल्लाह खामनेई की जो एक कठोर नीतियां, जो कठोर विचार, चाहे वो ईरान के प्रति हो, चाहे वो अमेरिका के प्रति हो, उसी विचार के साथ मुस्तफा खामनेई भी आगे बढ़ेंगे, इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है। अच्छा, जिस तरीके से खामेनेई के इंस्ट्रक्शंस पर ही ईरान चला करता है, युद्ध की स्थिति में ईरान कब डिफेंसिव रहेगा, कब अटैकिंग रहेगा, खामेनेई ने सब कुछ तय किया है। ऐसे में कर्नल सोढी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, उधर हमास चीफ हानिया का मारा जाना, इधर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का मारा जाना, क्या मानसिक तौर पर प्रेशर भी खामेनेई ने महसूस किया होगा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के साथ साथ? क्योंकि सीधी सी बात है, आपका सेहत, आपके ब्रेन, आपके माइंड, आपकी सोच से जुड़ा होता है। क्या ये सब रीजन रहे होंगे जो वो अपना पद छोड़ रहे हैं, बेटे को दे रहे हैं? रचा जी, बिल्कुल आपने सही और सटीक बताया। देखिए, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी होता है मेंटल स्ट्रेंथ। अगर मानसिकता पे बहुत दबाव पड़े, जो कि खामनी पे था, क्योंकि 3 बड़े उनके प्रॉक्सी नेता मारे गए, याह्या सिनवार, इस्माइल हानिये और हसन नसरल्लाह, और इसके बाद ईरान को तो काफी ठेस लगी थी, क्योंकि जो उनके मिलिशिया के 3 प्रमुख नेता मारे गए, जैसे ईरान दशकों से इतने पैसा और इतना समर्थन दे रहा था, तो ये तो डेफिनेट है कि खामनी की हेल्थ पे इसका तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा होगा। लेकिन अगर हम देखें पिछले 1 साल से, जब से ये इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका ने भी कई बारी और ईरान ने भी कई बारी कहा कि हम एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं। तो जहां तक अमेरिका और ईरान की बात है, दोनों ने एक दूसरे से दूर रखा है। जहां तक युद्ध की स्थिति हो, हाँ, मिडिल ईस्ट में दोनों का दबाव, इंटरफेरेंस पूरा रहा है। लेकिन खामनी की तबीयत तो डेफिनेटली बहुत बिगड़ी है, क्योंकि उससे पहले इतनी रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ये 3 बड़े मिलिशिया के नेता मारे गए, खामनी की एक फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत कटौती हुई, और जैसे अभी खबरें आ रही हैं, आपने दूसरे बेटे को नियुक्त किया है उनके बाद गद्दी पे बैठने के लिए। जिस तरीके से मुस्तफा को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की बात सामने आ रही है, संजीव जी, आपने कहा कि कांटों भरा ये ताज होगा, कांटों भरे इस ताज के साथ में जिम्मेदारियां भी निभानी है, फिर खामेनेई और ईरान के लोगों की उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो क्या इशारा कर रहा है? देखिए, सुप्रीम लीडर ईरान में सर्वोच्च स्थान रखता है और वो स्थान बना रहेगा। जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979 के बाद से रूहुल्लाह खुमैनी और उसके बाद आयतुल्लाह खामनेई, और जाहिर है कि ये जो एक लेगेसी है वो जारी रहेगी। यद्यपि कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान के अंदर ये जो रिजीम है, इस्लामिक रिजीम है, उसको लेकर के बेहद असंतोष की स्थितियां भी है। और अभी आप देखिए तो महसा अमीनी की जिस तरीके से वहां की एक तथाकथित मोरालिटी पुलिस ने जिस तरीके से उनकी हत्या की, और महिलाओं के ऊपर जिस तरीके का दमन वहां पर किया जाता है, उसको लेकर के बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट मूवमेंट चला, जिसको कि इस सरकार ने बहुत ही रूथलेसली उसको जो है दबाया, सप्रेस किया। लेकिन वो जो असंतोष की जो आग है लोगों के अंदर, जो एक फ्रीडम को पाने की जो इच्छा है, वो आज भी है। खासकर महिलाओं के अंदर जो वहां पर जिस तरीके का दमन किया जाता है, उनको लेकर के बहुत गहरा असंतोष भी है। और ईरान की राजनीति के अंदर अगर देखें तो वहां पर एक लिबरल जो है लोगों का, नेताओं का एक ग्रुप भी है, और वो जो ग्रुप कहीं ना कहीं जो एक हार्ड लाइनर रुख रखने वाले लोगों से, नेताओं से असंतुष्ट रहता है। तो ईरान की घरेलू राजनीति में भी बहुत सब कुछ सामान्य नहीं है, और इसी वजह से इस बात की संभावना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर के चुनने की बेहद गुप्त रखी गई। और इसके बारे में जो कोई 26 सितंबर को ये मीटिंग की रिपोर्ट बताई जाती है, लेकिन इसके बारे में जो सामने तथ्य है बहुत बाद में आया। जाहिर है कि ये पूरी जो प्रक्रियाओं को
गुप्त रखने का कारण यही रहा संभव है कि हो सकता है कि कहीं इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट ना शुरू हो जाए, कोई असंतोष वहां की राजनीति में ना हो जाए। और जाहिर है कि खतरे तो सुप्रीम लीडर के ऊपर है ही। जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा उसके ऊपर जो वैदेशिक और इजराइल के साथ एक जो तनाव की स्थिति रहती है, ऐसे में सुरक्षा संबंधी कारण भी हो सकते हैं। तो ये जो पूरी जैसा कि मैंने कहा कि ये कांटों का ताज है। घरेलू स्तर पर भी और वैदेशिक स्तर पर भी ईरान गंभीर चुनौतियां फेस कर रहा है। और अब दूसरा एक बात और मैं पूछना चाहूंगी संजीव जी, आपने कहा कि कांटों का ताज है, आपने कहा कि नई जिम्मेदारियों के साथ में खामेनेई ने बेटे को जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन ऑफिशियल इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि डर है कि लोगों का विरोध भी हो सकता है और खतरा तो इस पद के लिए बना ही होता है। लेकिन क्या एक रीजन ये भी हो सकता है कि ट्रंप के साथ में जो पुराने रिश्ते रहे हैं या पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं उसमें नए सिरे से नई शुरुआत हो, जो पॉजिटिव सोच ईरान की तरफ से अभी तक सामने आई है या पॉजिटिव अप्रोच इसे कह सकते हैं, उसमें नए चेहरे के साथ हो नई शुरुआत? देखिए, ये अब ईरान के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो किस तरीके की शुरुआत करना चाहता है। ईरान यदि शांति का रास्ता अपनाएगा, यदि वो अपने मंसूबों में जिसमें कि वो पूरे इजराइल के अस्तित्व को ही नकारता है, जैसे कि आपने देखा कि खामनेई लगातार इस बात को कहते हैं कि वो इजराइल को पूरी तरह से विश्व के मैप से ही मिटा देंगे और होलोकॉस्ट को वो डिनाई करते रहे। लेकिन यदि ईरान के जो नए लीडर मुस्तफा खामनेई यदि इस तरीके के अपने विचारों में संशोधन करते हैं, इजराइल के प्रति नरम रुख अपनाते हैं, इजराइल का जो एग्जिस्टेंस है और उसके ऊपर कोई खतरे नहीं पैदा करेंगे, डायलॉग और डिप्लोमेसी का के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि ट्रंप प्रशासन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का किसी तरीके के डायलॉग के लिए भी, किसी तरीके की बातचीत के लिए भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन यदि ईरान के जो एम्बिशंस हैं, उसके न्यूक्लियर एम्बिशंस, न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने का एम्बिशन, रीजनल एम्बिशन, और उस रीजनल एम्बिशन को हासिल करने के लिए आतंकी संगठनों का सहारा लेना, हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे आतंकी संगठनों का सहारा लेना, इजराइल को लगातार टारगेट करना, तो यदि इस तरीके की प्रक्रिया यदि मुस्तफा खामनेई भी आगे बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि उनको कठिनाइयों का सामना, चुनौतियों का सामना और अनेक तरीके के काफी हद तक डिपेंड करेगा कि मुस्तफा के आगे के एक्शंस क्या रहते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, क्या प्लान रहते हैं, और वही असर होगा ईरान पर आगे आने वाले फैसलों को लेकर। लेकिन कर्नल सोढी, क्योंकि ट्रंप अब जीत तो चुके हैं, जनवरी में शपथ ग्रहण होगा, उससे पहले ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति भी तो होगी बाकी देशों पर नजर बनाए रखने की। जैसे इससे पहले हमने बताया बांग्लादेश में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तुलसी गबार्ड, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी ट्रंप अपनी सरकार में सौंपने वाले हैं, तुलसी गबार्ड ये सीधे सीधे अपने बयान में, अपने वीडियो में कह रही हैं कि हाँ, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसा लगातार केसेस में आ रहा है। और उन्होंने आंकड़ों के साथ ये बात कही है कि कैसे वहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी घट गई है। यानी ये जो अभी वक्त है ये वेट एंड वॉच वाला है और अलग अलग कंट्रीज पर असर है। जब ऑफिशियली वो शपथ ले लेंगे, सत्ता संभाल लेंगे, उसके बाद में होंगे एक के बाद एक एक्शन जिनसे अभी मुस्लिम कंट्रीज में बेचैनी है और डर है। रचना जी, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बहुत अच्छी की, जैसे ही वो चुनाव जीते उन्होंने फौरन अपने नए एडमिनिस्ट्रेशन का गठन करना शुरू किया और उससे उन्होंने ये मैसेज पूरी दुनिया को बताया कि जब वो 20 जनवरी अगले साल को शपथ लेंगे वो एक सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे अपनी कार्रवाइयां शुरू करने के लिए। और जैसे आपने सही कहा कि तुलसी गबार्ड की नियुक्ति ने पूरे इन देशों में एक खलबली मचा दी है, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में जहां पे हिंदुओं पे दशकों से लगातार अत्याचार होता रहा है और बांग्लादेश और पाकिस्तान ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की है उन लोगों पे जो हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं। तुलसी गबार्ड ने कई बार अपने बयानों में पाकिस्तान के बारे में, दूसरे इस्लामिक देशों के बारे में जहां पे भारत विरोधी, जहां पे हिंदू विरोधी गतिविधियां होती है, उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल निडर होकर कहा है और उन्होंने चेतावनी दी है कि वो ये जो गतिविधियां उसको बंद कराएंगी। तो डेफिनेटली जो डोनाल्ड ट्रंप का नया प्रशासन है वो इन गतिविधियों को बिल्कुल नहीं होने देगा और जो भी ये देश ऐसी गतिविधियां करेंगे, चाहे भारत विरोधी हो चाहे हिंदू विरोधी हो, डोनाल्ड ट्रंप का शासन उन देशों पे बहुत भारी तरीके से वार करेगा। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान जैसे देशों में एक डर सा बैठ गया है कि 20 जनवरी तक तो वो अगले साल तक कुछ कर सकते हैं क्योंकि जो बाइडेन एक बहुत कमजोर राष्ट्रपति है, लेकिन 20 जनवरी के बाद वो अगर कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे तो उनपे अमेरिका बहुत बड़ा वार करेगा।
जो बाइडेन नहीं कर पाए वो डोनाल्ड ट्रंप करने की तैयारी में है और इसीलिए मुस्लिम देशों में बेचैनी बढ़ गई है, जिसमें बेचैनी जो सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है वो ईरान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में बढ़ी हुई है। उधर जस्टिन ट्रूडो भी परेशान है। ऐसे में आगे जो अपडेट होगा, क्योंकि ईरान में नए उत्तराधिकारी को लेकर जानकारी खामेनेई ने अपने ही बेटे मुज्तबा को दे दी है बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसको लेकर नहीं की है। इसके पीछे भी अलग अलग रीजन है। बहरहाल जो अपडेट आगे होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी मेरे साथ जुड़ने के लिए संजीव श्रीवास्तव जी, कर्नल सोढ़ी जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।